हेलो बच्चों, मैं आशुतोष आपका फिर से नाजून अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने पहले लेक्चर में जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जाना, जैसे एलील क्या होता है, ऑटोगैमी, जीनोगैमी क्या होते हैं, और बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, ये सब चीज़ों को हमने जाना। आज बच्चों हम मेंडल साहब ने जो मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस के जो नियम दिए थे उनके बारे में चर्चा करने आए हैं। ठीक है बच्चों, तो जो आज हमारा टॉपिक होगा क्या होगा, मेंडल लॉ। मेंडल लॉ होगा बच्चों। मेंडल ने 3 नियम दिए थे बच्चों। मेंडल साहब ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे 2 नियम बच्चों दिए थे। कौन कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बच्चों हम पहले लॉ ऑफ डोमिनेंट के बारे में जानेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंट होता क्या है, फिर उसके बाद जानेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, अगर बच्चों को बात पता है, ये लेक्चर देख रहे हो, पहले इसके पहले आप लेक्चर ना देखो, तो मोनोहाइब्रिड क्या होता है, आई नाम है। जब बच्चों हम वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच क्लास करवाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों मोनोहाइब्रिड क्लास। इसमें हम देखते हैं कि जब मोनोहाइब्रिड में हम तो देखते हैं कि कैरेक्टर के बीच क्लास करवाते हैं, तो जो F1 जनरेशन होता है बच्चों, इसमें हाइब्रिड सीड बनते हैं, कैपिटल T और स्मॉल t। इनको हाइब्रिड नहीं कहते हैं बच्चों। ठीक, इसमें जीन तो हमारे कैपिटल T स्मॉल t दोनों के आते हैं, लेकिन जब हम इन सीड को ग्रो करवाते हैं, जब हम सॉइल में ग्रो करवाते हैं, कहाँ पर? सॉइल में ग्रो करवाते हैं, तो हम देखते हैं इनसे जितने भी प्लांट बनते हैं बच्चों, वो कैसे बनते हैं? टॉल बनते हैं। कैसे बनते हैं बच्चों? टॉल बनते हैं। हमें ये देखो कि इनसे जो भी प्लांट बनते हैं कैसे बनते हैं? टॉल बनते हैं। तो आखिर में इसमें जीन जो स्मॉल t का भी आ रहा है वो कहाँ होता है? तो बच्चों अब इस चीज को हम लॉ ऑफ डोमिनेंट में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसको आप नोट डाउन करें। मोनोहाइब्रिड क्लास होता क्या है? जब वन पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की क्लास करवाते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है इसी को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्लास। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। उम्मीद है आप इसको समझ भी गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। देखिए, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंट। देखिए, पहले समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट होता क्या है, फिर इसके डेफिनेशन समझेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट होता क्या है। देखिए, जब वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी में हमको कैपिटल T और स्मॉल t मिलता है। अब जब इन सीड को हम मिट्टी में सॉइल में ग्रो करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि इनसे मिलने वाले जो हमको सीड्स हैं, इन सीड्स जो हमको मिले हैं, इनसे जो प्लांट ग्रो होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। तो आखिर में ऐसा कैसे होता है कि जीन तो इसमें कैपिटल T स्मॉल t दोनों क्या हैं, लेकिन ग्रो सारे प्लांट कैसे हो रहे हैं? टॉल में होता क्या है? जो इसमें कैपिटल T डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो F1 जनरेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब स्मॉल t वाले कैरेक्टर क्या होते हैं? छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते। लेकिन फिर जब इन्हीं का हम क्या करेंगे, अगर यही हम F1 पीढ़ी का सेल्फ क्रॉस करवाने बच्चों, F1 पीढ़ी का अगर हम F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवा दें, क्या करवाते हैं बच्चों? सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि इनमें क्या होता है, जो आपको कैरेक्टर छिपे हुए दिखाई देते हैं, हिडन थे, वो क्या हो जाएंगे? आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। देखिए, अब कैपिटल T स्मॉल t का मतलब, कैपिटल T का मतलब 25% प्लांट में कैसे मिले? 25% प्लांट में कैसे मिले? टॉल मिले। टॉल में कैसे मिले? प्योर टॉल मिले। कैसे मिले? प्योर टॉल मिले। ये 50% प्लांट में कैसे मिले? हाइब्रिड टॉल मिले। है तो टॉल, लेकिन इनके जीन कैसे हो? हाइब्रिड। कैपिटल T स्मॉल t दोनों हो गए। 25% कैसे मिले हमको बच्चों? प्योर ड्रॉप मिले, मतलब बौने मिल गए। तो अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें, इसके जीनोटाइप रेशियो की बात करें, तो जीनोटाइप रेशियो क्या है? 1:2:1। मतलब 1:2:1 का मतलब क्या है कि 25% हमें 25% प्योर टॉल मिले, 50% हमें हाइब्रिड टॉल मिले और 25% हमें क्या मिले? प्योर ड्रॉप मिले।
अब देखो अगर हम फिनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, तो जीन के बारे में चर्चा करें, प्योर जीन के बारे में। अगर हम इसके फिनोटाइप की बात करें तो देखिए बच्चों, फिनोटाइप को केवल हम बाहरी कैरेक्टर देख के पता लगाते हैं कि क्या है। तो बाहरी कैरेक्टर देखिए तो आपको क्या मिला है, 75% कैसे हैं, 75% प्लांट कैसे हैं, टॉल है, 75% प्लांट कैसे हैं, टॉल है, तो 3:1 हो गया बच्चों। 75% प्लांट कैसे हैं, टॉल है, और 25% प्लांट कैसे हैं, ड्रॉप है। बात समझ आ रही है बच्चों? तो ये हो गया ला ऑफ डोमिनेंट। अब आप देखें कि जब F1 पीढ़ी का हमने सेल्फ क्रॉस करा है तो हमें सारे जीन F2 पीढ़ी में, अब ये कौन सी पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि हमको सारे प्लांट कैसे मिले, डिफरेंट टाइप मिले, और सबके जीन का हमको पता चलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा छिपा हुआ जीन था, स्मॉल टी जो जीन था हमारा, जो F1 पीढ़ी में छिप गया था, वो F2 पीढ़ी में सामने निकल कर आ रहा है। चलिए तो आप इसको जल्दी से बच्चों नोट डाउन करिए, फिर इसके हम डेफिनेशन जल्दी से देखते हैं, ला ऑफ डोमिनेंट के डेफिनेशन को नोट करते हैं। जल्दी से बच्चों नोट कर लीजिए आप जल्दी से। चलिए उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ें। चलिए ला ऑफ डोमिनेंट के डेफिनेशन लिखते हैं। when parental character cross with pure contrasting traits are crossed only one of these traits कौन सा बच्चों, उनमें भी कौन सा, डोमिनेंट, उनमें भी कौन सा, डोमिनेंट अपेयर इन कहाँ बच्चों, अपेयर इन ऑफ स्प्रिंग, संतान की कौन सी पीढ़ी बच्चों, फर्स्ट जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग, फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग, फर्स्ट जनरेशन, while other gene are hidden। कहने वाला दोस्तों, जब हम प्योर पेरेंट्स कैरेक्टर जो लेते हैं, फैंटास्टिक कैरेक्टर लेते हैं, वन पेयर कैरेक्टर स्मार्ट, उनके बीच क्रॉस करवाते हैं, तो उनमें से केवल डोमिनेंट कैरेक्टर, उनमें से केवल वन डोमिनेंट कैरेक्टर का लिख दिया है, only one of these traits, केवल डोमिनेंट अपेयर इन ऑफस्प्रिंग फर्स्ट जनरेशन, while other gene are hidden। जो स्मॉल टी होता है वो क्या होता है, छिप जाता है। इसी को हम बोलते हैं ला ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। ठीक है, जल्दी से डिफिनेशन आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ला ऑफ सेग्रीगेशन, जल्दी से नोट करिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए चलते आगे। अब हम देखेंगे ला ऑफ सेग्रीगेशन। ला ऑफ सेग्रीगेशन अभी क्या बताने की कोशिश करते हैं। ला ऑफ सेग्रीगेशन बनता है क्या, देखो तो ला ऑफ सेग्रीगेशन हमें ये बताने की कोशिश करता है बच्चों कि जब किसी भी हम पैरेंटल कैरेक्टर के क्रॉस करते हैं, जैसे मान लें कोई एक देखिए, अगर हम डोमिनेंट जैसे हम वन पेयर कैरेक्टर लिया, वन पेयर
प्योर कैरेक्टर लिया। तो देखिए बच्चों होता क्या है, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो नियम होता है। जैसे मान लेंगे हम अभी तक हमने डिस्कशन में, जैसे हम मान लें कोई मेल प्लांट है कोई फीमेल प्लांट, ठीक है, अभी ये समझ लेंगे कोई मेल प्लांट है कोई फीमेल प्लांट है। अब इन दोनों के हम मानते हैं कैरेक्टर क्या होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे। इन मेल फीमेल मतलब मेल के कैरेक्टर अलग फीमेल कैरेक्टर कुछ डिफरेंट होंगे। अब देखिए जब इनसे ऑफस्प्रिंग बनेगा, इनसे जब क्रॉस होगा इनके जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, तो अब देखिए केवल संतान में पिता के लक्षण नहीं जा सकते या केवल दोनों लक्षण माता के नहीं जा सकते। अब इन दोनों जीन में से कोई एक जीन, जैसे मान लें कैपिटल टी केवल कैपिटल टी आएगा और फीमेल में स्मॉल टी में से स्मॉल टी, तो मतलब क्या होगा संतान में 50% माता के 50% किसके 50% पिता के 50% माता के आने की उम्मीद होती है। इसी को बोलते हैं लॉ सेग्रीगेशन, कि जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है तो जो पैरेंटल कैरेक्टर के जीन होते हैं पेयर में, उनमें से केवल एक टीटी क्या होता है संतान में पहुंच पाता है। पेरेंट्स से एक टीटी आता है और माता से पिता से एक टीटी क्या होता है संतान में पहुंचते हैं। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होना, तो जीन क्या हो रहा है सेपरेट होके माता पिता में पहुंचने लगते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका डेफिनेशन देखिए बच्चों, during the formation of gene अब देखिए जीन का मतलब क्या है, स्पर्म ऑफ एग। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जीन स्पर्म या एग, द two alleles for each gene separate इसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सेग्रीगेट या सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट so that each gamete receive only one allele for each trait। ठीक चलो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जीन स्पर्म या एग, द two alleles for each gene separate या segregate so that each gamete receive only one allele for each trait। ठीक, इसका लिए समझ लीजिए इसको कैसे होता है। इसी का मतलब जीन क्या होते हैं सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं। जैसे माता पिता के या माता से दोनों कैरेक्टर संतान में जाते हैं, पिता से दोनों कैरेक्टर संतान में नहीं जाते। जो इनका किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन के जो पेयर होते हैं, इनमें से केवल एक क्या होते हैं ट्रेट संतान में पहुंचते हैं। इसी प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर मेंडल ने दो नियम दिए थे, लॉ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उम्मीद है आपको दोनों नियम समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों अब हम देखेंगे डाइहाइब्रिड का। मेंडल साहब ने डाइहाइब्रिड क्लास में एक नियम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ये सबसे समझना है। इंडिपेंडेंट मतलब बच्चों स्वतंत्रता। तो अब इसमें हम बताना चाहिए कि जीन क्या होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जीन क्या होते हैं स्वतंत्र। जैसे एग्जांपल समझिए, हम दो पेड़ का ट्रांसफर करते हैं, जैसे सीड का शेप और सीड का कलर। तो हमने दो पेड़ का ट्रांसफर करते हैं, जैसे कैपिटल आर और स्मॉल। तो ये सीड के राउंडेड कैरेक्टर बताता है, ये सीड के ट्रिपल कैरेक्टर बताता है। अगर बात करें सीड के कलर को तो कैपिटल वाई येलो कलर बताता है, स्मॉल वाई ग्रीन कलर बताता है। हमने टू पेयर का ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों होता क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस में कि जब आप टू पेयर कैरेक्टर लेते हैं, जैसे हमने टू पेयर जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है, अब इनके बीच जब हम क्रॉस करवाते हैं, इनके बीच हम क्रॉस करवाएं तो देखिएगा, जैसे इनके बीच हम क्रॉस करवाएं तो क्या मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसके बीच करवाएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। हमें क्या मिल गया चार पेयर जीन मिल गए। अब देखिए बच्चों हो गया
इसमें ये नियम बताता है ये चारों जीन आपस में किसी के साथ भी जुड़कर एक नए ट्रेड को क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, एक नए कैरेक्टर को जन्म दे सकते हैं। यही ला इंडिपेंडेंट में बताने की कोशिश करता है। ये डिफरेंट के माध्यम से समझते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट जीन, द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट जीन, ये एलिमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट जीन जैसे सच एज शेप एंड कलर, हमने मदर के साथ के कंट्रास्टिंग में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को दिया है, जैसे सीड के शेप को सीड के कलर, वही लिखा है सच एज शेप एंड कलर हमने लिया है। यहां पर सेग्रीगेट independently on each other during gamete formation, result is new combination of trait in offspring। तो जो हमें दोनों पेयर कंट्रास्टिंग क्रॉस करवाते हैं तो जो इनसे ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें नए कॉम्बिनेशन मतलब नए जीन के आने के चांसेस ज्यादा है। यही हमें ला इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता है। जैसे बच्चों ने ले लिया, चलिए इसको थोड़ा और डिफरेंट करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करके फिर आगे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, अब जो हमने टू पेयर का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है, अब इसमें अगर हम कोशिश करें, देखिए चेकर बोर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये जो चार पेयर हमें मिले हैं जीन के नए नए, इनको नोट करते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। वही चीज से ये मेल के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फीमेल, ठीक है। अब देखिए इनके भी आप क्लास करवाते हैं तो आप क्या करेंगे, आर आर वाई वाई, फिर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर इनके बीच क्रॉस वाई। देखिए एक कैरेक्टर को उठाएंगे, इन चारों बीच क्रॉस वाई किसमें लिखेंगे, इनसे इन चारों क्रॉस वाई किसमें लिखेंगे, इनसे इनमें क्रॉस वाई किसमें लिखेंगे, इनसे, फिर हम मिला लेंगे किस टाइप के सीड मिल रहे हैं। कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, फिर इनको देखिए। ठीक, आप भी क्रॉस करवा के चेक करते रहिए बच्चों, ठीक है। खाली में बैठिए, आप भी अपने कॉपी में ये क्रॉस करवा के चेक करते रहिए। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक खुद आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। कैसे करना है हमने मेथड जान लिया, इसको हम खुद भी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो अब देखिए, अगर इसके हम जीनोटाइप और फेनोटाइप रेशियो लिखें इसको, तो इसका जो जीनोटाइप रेशियो निकलता है, जीनोटाइप रेशियो तो क्या होता है, जीनोटाइप रेशियो होता है 93:31। अगर फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो बच्चों आता है 12, 24, 12, 24, 12, 1, ठीक है। ये बनता है जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। क्या मिलता है, ये जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो मिलता है हमें डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक बच्चों, उम्मीद है आपको लाभ इंडिपेंडेंट समझ आ गया होगा। तो मेंडल साहब ने दो क्रॉस बनाए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस उन्होंने लाभ डोमेन और लाभ सेग्रीगेशन को समझाने की कोशिश की थी, और डाई हाइब्रिड क्रॉस उन्होंने लाभ इंडिपेंडेंट को समझाने की कोशिश की, जो कि काफी हद तक सही भी रहा। ठीक, मेंडल साहब के समय क्या था, बहुत आधुनिकता नहीं थी, इस नियम को लोगों तक पहुंचाना मुश्किल था, इसलिए थोड़े समय बाद ये रूल क्या हुआ, मेंडल ने जितने भी रूल दिए थे सब क्या थे, सही। बस उस समय इतने संसाधन नहीं थे कि हम मेंडल अपनी सारी बातों को सबकी तक पहुंचा सकें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि बायो में मैथमेटिक्स यूज कहां से आ गया, ठीक है। इसीलिए इस नियम को थोड़ा सा टाइम लगा मेंडल साहब के सही साबित होने के लिए, ठीक बच्चों। चलिए, तो उम्मीद है आज की आपकी क्लास समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो सारे मेंडल्स का आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर नए इसके आगे के टॉपिक को कल हम फिर नए वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।